हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल, विंग्स आईवीएफ हॉस्पिटल उदयपुर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी आईवीएफ में सक्सेस रेट कितनी होती है। जब कोई भी कपल किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, क्या हमारी आईवीएफ साइकिल सक्सेसफुल होगी? क्या हम कभी माता पिता बन पाएंगे? क्या हमें प्रेगनेंसी लगेगी? क्योंकि जो भी आईवीएफ कपल, जो भी इनफर्टाइल कपल किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी आईवीएफ या इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री इतनी प्रोलॉन्ग होती है कि उसका एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, वो पहले से ही बहुत एंशियस होता है। तो हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो सीधी मैटरनल एज से डिपेंड करती है। यानी कि किसी भी फीमेल की अगर एज 35 ईयर या उससे ज़्यादा होती है तो आईवीएफ की सक्सेस रेट का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आईवीएफ 35 ईयर से ऊपर जो भी फीमेल है उसकी ओवेरियन रिजर्व कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होने लगती है और उसके खुद के एग पे प्रेगनेंसी लेने के चांसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 35 से अगर पेशेंट की एज 37 ईयर हो जाती है तो आईवीएफ की सक्सेस रेट और कम हो जाती है। 37 ईयर से 40 और 40 से 42 ईयर होने पर आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि जो भी प्रेगनेंसी रेट है उसको हम दो तरह से मानते हैं। एक तो क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट, यानी कि पर आईवीएफ साइकिल पर पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना, यानी उसको प्रेगनेंसी लेना, और एक होती है लाइव बर्थ रेट, मीन्स कि 9 महीने का बच्चा होना और लाइव प्रेगनेंसी को घर ले जाना। ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। अगर हम 35 ईयर तक बात करें तो 40% क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट की होती है और जो लाइव प्रेगनेंसी रेट होती है वो 33% होती है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है ये क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट भी रिड्यूस होने लगती है। इसलिए हम पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि अगर उन्हें इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है तो उन्हें जल्द से जल्द अपने क्लिनिशियन के पास या आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेकेंड चीज़, हम ऐसा बोलते हैं कि जो भी आईवीएफ सेंटर कोई पेशेंट अगर सेलेक्ट करता है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लैब में अगर जो एम्ब्रियो हम बनाते हैं, यानी कि हम एग लेकर और स्पर्म लेके जो एम्ब्रियो बनाते हैं उसकी जो लैब में जर्नी होती है वो 5 डेज की होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे, 5। थर्ड डे का जो एम्ब्रियो होता है वो डे 3 का जो एम्ब्रियो होता है उसे हम मोरुला कहते हैं और डे 5 का जो एम्ब्रियो है उसे हम ब्लास्ट कहते हैं। मोरुला से ब्लास्ट की जो जर्नी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मींस अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 6 या 7 एग फर्टिलाइज होकर के डे 3 तक यानी मोरुला की स्टेज तक पहुंचे हैं तो उन 6 या 7 एम्ब्रियो में से जितने एम्ब्रियो ब्लास्ट बन पाएंगे, ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट की जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें हम जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो कहते हैं। मींस उनमें 9 महीने का बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। यानी कि अगर डे 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट एज वेल एज 9 मंथ की जो लाइव प्रेगनेंसी रेट है उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। हम लोग अपने सेंटर पे डे 5 का ब्लास्ट ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्लास्ट, जहाँ ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र होता है वहाँ आईवीएफ की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जब एम्ब्रियो बनाया जाता है तो उसका ट्रांसफ़र या तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। जब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय जो एंडोमेट्रियम होती है वो और उसका जो हार्मोनल प्रोफाइल होता है पेशेंट का वो डिरेंज होता है। ऐसे केस में उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। पर अगर हम एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं और हम पेशेंट का ट्रांसफ़र उसकी नेक्स्ट साइकिल में करते हैं तो ऐसे केसेस में हम उनकी ओवरीज को साइलेंट कर देते हैं, एंडोमेट्रियम को इम्प्रूव करते हैं और जो इम्प्लांटेशन रेट है वो बढ़ जाती है। इसलिए फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना और लैब की जो कंडीशंस होती हैं उसका भी बहुत रोल होता है। जैसे कि 0.3 माइक्रोन की लैब होनी चाहिए, उसके अंदर जो सारे एसेप्टिक प्रिकॉशंस होते हैं वो, अगर लैमिनर एयर फ्लो, अगर इन सब का पूरा ध्यान रखा जाए और अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो और लैब की जो एयर कंडीशंस हैं अगर उनका ध्यान रखा जाए तो आईवीएफ की सक्सेस रेट को हम बढ़ा सकते हैं।